गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आप सभी लोगों का अपने चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय आरबी सर में स्वागत करता हूं। और हम लोग सीख रहे हैं इस समय ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन में पार्ट नंबर 9 में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में फ्यूचर टेंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रेजेंट और पास्ट टेंस हम लोग सीख चुके हैं, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस देखना है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होता है। यहाँ पर ही विल लिखा हुआ है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है, और यहाँ पर गिव लिखा हुआ फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट मी और दिस बुक लिखा हुआ है। मी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दिस बुक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप बना दीजिए सब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बना दीजिए सब्जेक्ट। तो मान लीजिए आपने मी को आई बना लिया है सब्जेक्ट, फिर क्या करेंगे, आई और बी फर्स्ट पर्सन है तो उसके साथ शैल का प्रयोग कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि जो थर्ड पर्सन ही है उसके साथ अगर विल है तो क्या करेंगे कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग आपने शैल का प्रयोग कर लिया, लेकिन पैसिव वॉइस में बेटा ध्यान देना है कि बी शब्द लगा करके ही क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो गिव का गिवन हो जाएगा, और दिस बुक बचा हुआ है तो दिस बुक लिख लेंगे, और बाई लगा करके ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम कर देंगे। ओके, अब ध्यान देना है कि अगर दिस बुक को सब्जेक्ट बना लेते तो हेल्पिंग वर्ब विल ही लगता। क्या लगता? विल। दिस बुक के अकॉर्डिंग विल लगता कि दिस बुक विल बी गिवन, मी बचा होता मी लिख देते, बाय हिम कर देते। ओके, दूसरा सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस है कि द टीचर विल नॉट टीच अस टुमारो। गुरुजी हम लोगों को कल नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल में नॉट यूज हुआ है, निगेटिव सेंटेंस है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म टीच लिखा हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर देखना है जो ऑब्जेक्ट है वो आपका आस है, और आस को हम लोग सब्जेक्ट बना लेंगे पैसिव वॉइस का, तो बी हो जाएगा सब्जेक्टिव केस। बी के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट पर्सन है, फिर हम लोग क्या यूज कर लेंगे, शैल का यूज कर लेंगे, और नाट है तो अब नाट का यूज कर लेंगे। उसके बाद बी शब्द बढ़ा करके और टीच का थर्ड फॉर्म टाट कर देंगे। उसके बाद में बाई शब्द का यूज करके द टीचर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, और टुमारो जैसे शब्द को लिख देंगे और फुल स्टॉप का चिन्ह लगा देंगे। तो ये भी सेंटेंस समझ में आया होगा। हम लोग एक सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव भी लेते हैं एक्टिव वॉइस में। जैसे लिखा गया कि किसने मुझे यह कलम दिया, किसने मुझे यह कलम दिया होगा या मुझे देगा। तो हु विल गिव मी दिस पेन टुमारो। तो ये भी एक सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव का, जिसमें हु का यूज किया गया है। पैसिव वॉइस में क्या कर देना होगा, जब भी हु आता है तो बाई होम का प्रयोग कर लेते हैं, तो क्या कर दीजिए, बाई होम लिख दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी है और दिस पेन है, दो ऑब्जेक्ट है, तो चाहे दिस पेन को सब्जेक्ट बना लो। अगर दिस पेन को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग होगा। उसके बाद दिस पेन सब्जेक्ट बना लीजिए। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है नहीं, केवल इंट्रोगेटिव है, तो उसके बाद क्या कर देंगे, बी शब्द जोड़ दीजिए। सब्जेक्ट दिस पेन के बाद में विल पहले हो गया। उसके बाद गिव का थर्ड फॉर्म गिवन लिख दीजिए, और गिवन लिखने के बाद में मी शब्द बचा हुआ है तो मी लिख दीजिए, और बाई लगा करके अब बाई लगाने नहीं है, बाई होम तो पहले लिखा ही जा चुका है, तो दोबारा बाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो बचा मी था आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया, और टुमारो बचा है तो टुमारो लिख दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे,
क्वेश्चन मार्क लगा है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके फ्रेंड्स, ये चीज़ समझ में आ रहा है तो आप लोग बार बार पढ़ते रहिए और जिससे पूर्णतः समझ में आ जाए। अब हम लोग सेंटेंस लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हमने बताया था शुरू में ही, जब हम लोग एक्टिव पैसिव शुरू किए थे तो वहाँ पर देखा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का तो पैसिव वॉइस बनता नहीं है। हमने सेंटेंस भी दिया था और नो चेंज करके लिख दिया था। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस में चेंज होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है प्रिय बच्चों, सेंटेंस लिखा हुआ एक्टिव वॉइस का कि सी विल हैव लर्नड हर लेसन एट होम, वह घर पर अपना पाठ पढ़ चुकेगी। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि क्रिया का थर्ड फॉर्म है लर्न का लर्नट, और उससे पहले विल हैव और शैल हैव का प्रयोग अगर हुआ है तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर लिखा हुआ है सी विल हैव लर्नड हर लेसन एट होम तो वह घर पर अपना पाठ पढ़ चुकेगी। तो यहाँ पर ध्यान देना है ऑब्जेक्ट है हर लेसन और हर लेसन को अपने सब्जेक्ट बना दिया। अब लेसन के अकॉर्डिंग विल का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन विल हैव में पैसिव वॉइस में बीन शब्द जोड़ देंगे और उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म जैसे तैसे लिख देंगे। बाई लगा करके सी का ऑब्जेक्टिव केस हर और एट होम लिखा है तो लिख देंगे फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस है कि दे विल नॉट हैव रिटन द लेटर्स टुमारो। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है द लेटर्स, पत्रों को, तो द लेटर सब्जेक्ट बना लिए और हेल्पिंग वर्ब होगा विल, लिखा हुआ है तो विल ही लेटर्स के साथ भी लगेगा। नॉट है हैव है तो नॉट हैव को जैसे तैसे लिख दीजिए। उसके बाद पैसिव में आपको बीन वर्ड जोड़ देना है और रिटन थर्ड फॉर्म है रिटन लिख देंगे। उसके बाद फिर वाई का प्रयोग करेंगे और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम लिख करके टुमारो को लिख देंगे, फुल स्टॉप का चिन्ह लगा देंगे। तो ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस और ये रहा नेगेटिव सेंटेंस, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आप देख रहे हैं। फिर हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि लिखा गया है कि वाई शैल आई नॉट हैव eaten mango in the garden question mark। तो why shall I not have eaten mango in the garden। shall का यूज हुआ है, have का यूज हुआ है और यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड why आया है। तो हु को छोड़ करके कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड आता है तो पैसिव वॉइस में जैसे का तैसे लिख देंगे और उसके बाद में देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर मैंगो है, मैंगो के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब विल का यूज कर लीजिए और मैंगो सब्जेक्ट लिख लीजिए। उसके बाद में नॉट है तो नॉट का प्रयोग कर लो, हैव लिखा हुआ है लिख दीजिए। एक शब्द आपको पैसिव में बीन बढ़ाना है बढ़ा दिए, क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखा है आप लिख दीजिए। उसके बाद में क्या करेंगे, बाई शब्द का प्रयोग करेंगे और बाई के बाद आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा और जो वर्ड इन द गार्डन वर्ड शब्द बचा हुआ है उन सभी शब्दों को लिख देंगे जैसे का तैसे। इन द गार्डन क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में भी लगा देना है। तो ये रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं, इस टेंस में भी डबल सेंटेंस का होना पाया जाता है। तो डबल सेंटेंस में एक सेंटेंस हम लोग यूज करेंगे
और आज बहुत ही तूफान चल रहा है, तूफान की वजह से सिस्टम बिगड़ जाता है। एक सेंटेंस हम लोग ले रहे हैं जिसमें डबल सेंटेंस होता है और डबल कर्ता होता है। तो यहाँ पर जैसे सेंटेंस लिया गया है कि I shall have played football before Mohan reads the book। यहाँ पर सेंटेंस है कि आई शैल हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुकूंगा, बिफोर मोहन रीड्स बुक, मोहन के पुस्तक पढ़ने से पहले मैं फुटबॉल खेल चुकूंगा। यहाँ पर दो सेंटेंस बिफोर से जुड़े हुए हैं। तो हमने पास्ट परफेक्ट के भी एक्टिव पैसिव में यह चीज़ बताया था आप लोगों को। प्रिय छात्रों ध्यान दीजिएगा कि यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में एक सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में होता है और एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है, तो यहाँ पर है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर डबल सेंटेंस पाए जाते हैं तो जो कार्य पहले होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट में अनुवाद करते हैं, और जो कार्य बाद में होना पाया जाता है उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में अनुवाद करते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट में नहीं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में अनुवाद करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर लिखा है कि आई शैल हैव प्लेड फुटबॉल बिफोर मोहन रीड्स द बुक। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि बिफोर और आफ्टर के पहले वाला जो भी सेंटेंस है उसे पैसिव वॉइस में चेंज कर लेना है, और आफ्टर बिफोर के बाद जो भी सेंटेंस है उसे जैसे का तैसे लिख देंगे पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है पहले सेंटेंस का? फुटबॉल। तो फुटबॉल को आप क्या कर देंगे? सब्जेक्ट बना लीजिए फुटबॉल, और यहाँ पर फुटबॉल के अकॉर्डिंग बिल का प्रयोग करेंगे, और हैव में क्या जोड़ देंगे? बीन जोड़ देंगे पैसिव वॉइस में, और प्लेड का थर्ड फॉर्म प्लेड ही होता है लिख देंगे। उसके बाद बाई शब्द का प्रयोग करके आई का क्या कर देंगे? मी कर देंगे, मी लिख दीजिए, और बिफोर से लेकर के जितने जैसे लिखे वैसे लिख दीजिए। तो बिफोर मोहन रीड्स द बुक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये समझ में आ रहा है। तो ये रहा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि अगर एक्टिव वॉइस इंपरेटिव है तो पैसिव वॉइस में हम लोग उसे कैसे चेंज करेंगे, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनेगा। ओके, ध्यान दीजिए, हम लोग अब इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कि यहाँ पर लिखा है कि ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। क्या होगा हिंदी? ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। जब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, जहाँ पर सब्जेक्ट यू छिपा हो, यू को लिखा नहीं जाता है। फर्स्ट पर्सन हमेशा सेकंड पर्सन से कहता है बच्चों, क्या कहता है कि दरवाज़ा खोलो, तो किसी ने दूसरे को कहा, यानी कि पहला आदमी ने दूसरे को कहा, इसलिए यहाँ पर यू लिखा नहीं जाता है, डायरेक्ट क्रिया का प्रयोग कर देते हैं कि ओपन द डोर, यानी लगता है कि आदेशात्मक हो गया बात। तो यहाँ पर ध्यान देना है, लिखा एक्टिव वॉइस ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। अब उसे पैसिव वॉइस में जब लिखना होगा तो लेट का प्रयोग करेंगे। जब ये ध्यान देना एक्टिव वॉइस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है तो वह इम्परेटिव सेंटेंस है, और इम्परेटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस में लेट वर्ड से स्टार्ट कर देंगे, और लेट के बाद में जो भी ऑब्जेक्ट दिया है उसे लिख देंगे। उसके बाद बी शब्द बढ़ा करके क्रिया ओपन का थर्ड फॉर्म ओपन कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर अगर लेट और बी और क्रिया का थर्ड फॉर्म आपको नहीं
समझ में आ रहा है? अगर देख रहे हैं कि किसी ने किसी को आदेश किया है तो आदेश के लिए यू आर ऑर्डर्ड का प्रयोग कर देते हैं, निवेदन के लिए यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर देते हैं, सलाह के लिए यू आर एडवाइज्ड का प्रयोग कर देते हैं और टू से क्रिया जैसे को तैसे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा गया? यू आर ऑर्डर। पढ़ने से लगता है किसी ने किसी को आदेश दिया दरवाजा खोलो, है ना? ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। बंद नहीं करना है, दरवाजा खोलना। ओपन मीन्स क्या होता है? खोलना। तो दरवाजा खोलो, बंद नहीं करो, दरवाजा खोलो। तो यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। अब शट होता, क्या होता? शट द डोर, तो दरवाजा बंद करो। ओपन द डोर, तो दरवाजा खोलो। तो लेट द डोर बी ओपनड भी ठीक है, पैसिव वॉइस, और यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर भी सही है। अब हम लोग चलते हैं, यदि किसी सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस में अगर शुरू में क्रिया से पहले प्लीज वर्ड आता है तो निवेदन होता है, तो प्लीज के लिए हमेशा पैसिव वॉइस में यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर लेंगे और क्रिया में टू को जोड़ देंगे और जैसे का तैसे लिख देंगे। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर बुक। यहाँ एक्टिव वॉइस का अर्थ हुआ कृपया मुझे अपनी पुस्तक दीजिए। यहाँ पर हो गया कि अपनी पुस्तक मुझे देने के लिए आपसे निवेदन किया जाता है, यानी यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे निवेदन किया जाता है टू गिव मी योर बुक, मुझे अपनी पुस्तक देने के लिए आपसे निवेदन किया जाता है। तो ये सेंटेंस रहा। और जब कभी किसी को ऐसा लगता है कि सलाह की बात किया गया तो वहाँ पर क्या कर देते हैं? यू आर एडवाइज्ड का प्रयोग कर देते हैं। अब सेंटेंस में लिया गया, जैसे लिखा गया है कि डू नॉट गो इन द सन। अगर किसी ने किसी को क्या कह दिया कि धूप में मत जाओ, डू नॉट गो इन द सन, यानी उसने सलाह दिया भाई धूप में जाओगे तो आपको धूप लग जाएगी, गर्मी तेज है और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ पर उसने सलाह दिया है ना? तो यहाँ पर क्या मना कर रहा है कि डू नॉट गो इन द सन, धूप में मत जाओ। तो या तो आप पैसिव वॉइस में ऐसा लिख सकते हो लेट का प्रयोग करके, तो लेट के प्रयोग में लेट और उसके बाद में क्या कर देंगे? जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो आप यहाँ पर लेट के बाद ईट का प्रयोग कर लेते हैं, तो लेट ईट और डू नॉट का नॉट कर देंगे। लेट ईट नॉट बी, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, तो लेट इट नॉट बी गॉन इन द सन। ऐसा आप लिख सकते हैं कि धूप में ना जाया जाए। अब अगर सलाह है तो अथवा में क्या लिख सकते हैं कि यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, आपको सलाह दिया जाता है क्या करने के लिए? धूप में ना जाने के लिए, तो नॉट टू गो इन द सन। तो यू आर एडवाइज नॉट टू गो इन द सन, आपको धूप में ना जाने का सलाह दिया जाता है। तो यह चाहे आप इस तरीके से पैसिव में चेंज कीजिए और चाहे लेट का प्रयोग कीजिए। तो लेट का प्रयोग करेंगे तो लेट इट नॉट बी गॉन इन द सन कर देंगे, और अगर एडवाइज्ड करेंगे तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू गो इन द सन कर देंगे। तो इस तरीके से आप पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? जब एक्टिव वॉइस आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो, और पैसिव वॉइस में या तो आप लेट और उसके बाद ऑब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट, और उसके बाद में बी, और बी के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तथा अन्य शब्द को लिख देंगे। या फिर अगर सलाह है तो यू आर एडवाइज्ड, निवेदन है तो यू आर रिक्वेस्टेड, आदेश है तो यू आर ऑर्डर्ड के बाद में टू का प्रयोग करेंगे और क्रिया को जैसे तैसे लिख देंगे और जो भी शब्द होंगे उन्हें लिख देंगे। यह तरीका है इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का। अब
हम लोग इसी में थोड़ा सा और बचा हुआ है, ध्यान देंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस अगर नहीं है, मॉडल वर्ब आए हुए हैं, तो मॉडल वर्ब में भी क्या कर देते हैं कि मॉडल वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सेंटेंस लिया गया, यू कैन रीड दिस बुक, तो यहां पर कैन देख रहे हैं मॉडल वर्ब है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आट टू, अगर ये सब मॉडल वर्ब आए हुए हैं और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। तो दिस बुक को क्या कर लिया आपने, सब्जेक्ट बना लिया, और जो मॉडल वर्ब कैन है तो कैन ही पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन एक शब्द क्या बढ़ा देंगे, बी, और बी के बाद में क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ रीड का रीड ही थर्ड फॉर्म है। उसके बाद में बाई लगा करके आप यू लिख सकते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इस तरीके से कैन के स्थान पर मे हो तो मे ही लिखा जाएगा, कुड हो तो कुड ही लिखा जाएगा, माइट हो तो माइट ही लिखा जाएगा, शुड है तो शुड ही लिखा जाएगा, आट टू है तो आट टू ही लिखा जाएगा, मस्ट है तो मस्ट ही लिखा जाएगा। बस क्या जोड़ देना है, बी जोड़ देना है और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा देना है। तो इसे कहते हैं मॉडल वर्ब होने पर उसके एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, यदि ये भी समझ में आ गया है तो हम लोग चलते हैं इन्फिनिटिव। अगर इन्फिनिटिव में एक्टिव वॉइस दिया हुआ है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का, तो यहाँ पर हम लोग सेंटेंस लेते हैं इन्फिनिटिव में। अगर लिखा गया कि ही इज टू डाई, उसे मरना है, तो यहाँ पर टू डाई क्या है, वर्ब है, और वर्ब में क्या है, इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग हुआ है। तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या कर देंगे, इट। इट के बाद में इज है यहाँ पर, तो टेंस इज ही रहेगा, इट इज, और उसके बाद में बी शब्द बढ़ाइए और बी के बाद क्या कर दीजिए, इट इज, टू के बाद में भी बढ़ाइए, टू लिख दीजिए, टू और बी के बाद डाई का डेड थर्ड फॉर्म। तो इट इज टू बी डेड, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। दूसरा सेंटेंस भी हम लोग लेते हैं, जैसे कह दिया गया कि आई हैव टू ईट फूड, मुझे भोजन खाना है या खाना पड़ता है। तो आप क्या कहेंगे कि आई हैव टू ईट फूड, तो हैव टू है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट फूड दिया है तो फूड को सब्जेक्ट बना लीजिए, और फूड के बाद में ये फूड सिंगुलर है, आई प्लूरल होता प्रेजेंट में तो हैव लगा हुआ है, तो फूड के साथ हैज का प्रयोग कर लीजिए। उसके बाद में क्या कर लेंगे, फूड हैज टू, तो हैव टू के साथ स्थान पर हैज टू आ गया। उसके बाद में बी शब्द बढ़ाओ, उसके बाद में क्रिया का थर्ड फॉर्म ईट का ईटन लिख दीजिए, बाई लगा करके। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आई है सब्जेक्ट तो बाई मी कर दीजिए। और यहाँ पर भी आपने देखा सब्जेक्ट ही दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर छूट गया कि बाई मी ही लिख हिम कर दिया जाए, तो यहाँ पर हिम कर दीजिए बच्चों, है ना। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जरूर बना दीजिए, ध्यान देना है। ही इज टू डाई, इट इज टू बी डेड बाई हिम। आई हैव टू ईट फूड, फूड हैज टू बी ईटन बाई मी। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये है इन्फिनिटिव का प्रयोग, यानी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग किया गया है और क्रिया के ही स्थान पर है, मेन वर्ब है ये, तो इन्फिनिटिव होता है। और पैसिव वॉइस में यही करना है कि टू के बाद बी बढ़ाइए और बी के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बाई लगा के ऑब्जेक्ट, यही प्रक्रिया इसमें भी होती है। एक सेंटेंस केवल मात्रा और हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज करते रहिए। जो एक्सरसाइज समझ में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं आती है आप लोग कमेंट में भेजते रहेंगे और हम उसका निदान करते रहेंगे। तो आइए सेंटेंस लिया गया, जैसे कहा गया कि इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, दुकान बंद करने का समय है। तो यहाँ पर इट इज टाइम समय है, टू क्लोज बंद करने का,
द शॉप दुकान, दुकान बंद करने का समय है। अगर किसी एक्टिव वॉइस में इट इज का प्रयोग पहले कर दिया गया है तो आपको इसे हटाना नहीं है। पैसिव वॉइस में आपको ऐसे ही लिख देना है कि इट इज है तो इट इज टाइम उतार लीजिए और उसके बाद में द शॉप को पहले लिख करके द शॉप कर दीजिए और शॉप के बाद में आपको क्या कर देना है, यहाँ पर टू क्लोज है तो टू बी क्लोज्ड कर दीजिए, यहाँ क्लोज का क्लोज कर दीजिए, बी शब्द बढ़ा दीजिए, पैसिव वॉइस आपका बन गया। ओके फ्रेंड्स, यदि समझ में आ रहा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए मेरे दोस्तों और झूम कर पढ़ते रहिए। ओके, थैंक्स।